हेलो बच्चे, स्वागत है आपका डाउटनेट लर्न एंड फन क्लास 11th के चैनल पे। हम हैं विवेक, आपके मैथ्स के भैया, और आज हम एक और प्यारा जबरदस्त मजेदार चैप्टर लेके आ गए हैं आपके सामने, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है वो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपकी थर्ड यूनिट का चैप्टर, जिसमें तीन चैप्टर इंक्लूडेड होते हैं। और स्ट्रेट लाइन वन ऑफ द प्यारा अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि यस नो डाउट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बट स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट नजर डालते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हम आप लोगों को करवाएंगे। तो ये फिलहाल देख रहे हो आप लिस्ट, ये है आपकी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, जिसमें क्या है भाई, पहला तो इंट्रोडक्शन बेसिक इंट्रोडक्शन स्ट्रेट लाइन का। उसके बाद स्लोप ऑफ अ लाइन, यस यहां से आता है आपका बेसिक मेन चैप्टर स्लोप ऑफ अ लाइन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइंस, जिसमें क्या क्या आती हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड पोलर फॉर्म। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म, पोलर फॉर्म नहीं नॉर्मल फॉर्म बोला जाता है लाइन की। ठीक है, अच्छा उसके बाद डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, और दो लाइन के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, वो भी इसी में इंक्लूडेड होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन। बट इंट्रोडक्शन से पहले कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ाने जरूरी हैं आपको स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, जो कि आपने प्रीवियस क्लास मतलब 10th क्लास में पढ़ के आए हो। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि भाई स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा बेसिक पढ़ाया जाता है 10th क्लास का, जिसमें बेसिक में क्या क्या है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ही चैप्टर था 10th क्लास में, जिसमें क्या आता था, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। तो ये चार चीजें हम थोड़ा सा इलाबोरेट करवाएंगे, थोड़ा सा इन चीजों को बताएंगे भाई क्या क्या होता है, हल्का फुल्का। रीजन ये है क्योंकि यहां पे कुछ कुछ जगह ये चीजें पूछ ली जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्रीवियस का, मतलब थोड़ा सा बैक टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या होते हैं। तो हमने ज्यादा नहीं, हल्के हल्के हाथों से, हल्के फुल्के हाथों से थोड़ा सा नोट्स टाइप्स आप लोगों के लिए बनाए हैं, ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए भाई होता क्या है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला की अगर हम बात करें, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है दो पॉइंट्स के बीच में, एक पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है Q। पहला पॉइंट है x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, PQ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या फिर इसे हम इस तरीके से भी बोलते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस में डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, उसका स्क्वायर। ये होता है सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद क्या होता है भाई, सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने के लिए यूज होता है। सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली रेशियोज निकालने के लिए यूज होता है, या फिर अगर हमें ये गिवन है कि दो पॉइंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर रेशियो में कट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट्स की हम वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब जो सेक्शन फॉर्मूला होता है ये बेसिकली दो फॉर्म्स में होता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। ठीक है, चलो उसके बारे में बताएंगे। देखो इंटरनल की में क्या होता है, बीच में प्लस का साइन होता है, और एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल बीच में माइनस का साइन होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपरी टॉपिक है, ये आपने शायद एक्सटर्नल वाला पार्ट नहीं पढ़ा होगा, तो ठीक है इंटरनल ही समझाते हैं। दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे x1, y1, x2, y2। एक और पॉइंट है जिसका पॉइंट्स हमें नहीं पता, वो किस रेशियो में काट रहा है भाई, m रेशियो n। यूजुअली हम क्या करते हैं, m रेशियो n में करते हैं। तो यहां से हम पॉइंट निकाल लेते हैं कि भाई जो पॉइंट काट रहा है m रेशियो n में, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो इस तरीके से डिफाइन की जाती है, इस तरीके से उनको बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है भाई, इसी का सब पार्ट होता है मिड पॉइंट। अब वो क्या होता है, दो क्या है, दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट उनको बिल्कुल इक्वली कट कर रहा है। अब जब इक्वली कट कर रहा है तो होता क्या है, m और n जो होते हैं वो 1-1 हो जाएंगे। इक्वली कट कर रहा है मतलब क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब ये हाफ और ये हाफ क्या होगा, इक्वल होगा तो रेशियो क्या हो जाएगी, 1-1। अब जब 1-1 हो जाती है तो यहां पे 1-1 पुट करके तो आपका सीधा फॉर्मूला ये बन जाता है। मतलब m और n की जगह 1-1 पुट कर दिया तो सिंपल फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x1 प्लस x2 बाय 2, एंड y कोऑर्डिनेट बन जाएगा y1 प्लस y2 बाय 2। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगों ने पढ़ा है, जब 3 कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होते थे, तो वो ये होता है। बेसिकली ये आपका 10th क्लास के सिलेबस से वैसे कट गया था, कट चुका है ना, थोड़ा बहुत कट चुका है ये, बट फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा सेम चीज आपकी 12th क्लास में आती है, डिटर्मिनेंट्स में सेम चीज होता है।
बट वो बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स यूज किया जाता है। अब डिटर्मिनेंट्स आपका 12th क्लास में आता है, तो वहां आप और अच्छे से इसको समझ पाओगे कि ये बनता कैसे है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, याद करने का सिंपल तरीका 1/2 मॉडुलस ऑफ x1। देखो 1 2 3, ठीक है, 2 3 1, उसके बाद 3 1 2। पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, अगर आपको याद करना है, समझना है कि कैसे हुआ, तो 1 2 3 बनाओ। 1 2 3 पे आप इस तरीके से इसको समझ लो कि भाई इस तरीके से फॉलो हो रहा है। अगर पहले 1 आ गया है तो अगली बार 2 आएगा, फिर 3 1, फिर 3 1 2। ठीक है, हमेशा आगे की तरफ x कोऑर्डिनेट्स होंगे और ब्रैकेट के अंदर y होंगे। x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। सिंपल तरीका याद करने का क्या है, 1 2 3, 2 3 1 एंड 3 1 2। सिंपल। ये क्या है, ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ाए हुए थे, है ना। 10th क्लास में आप पढ़ के आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कुछ कुछ अब जब यूज होंगे यहां पे इस चैप्टर में यूज होंगे, थोड़ा बहुत जो यूज होगा, तो जब पीछे की चीजें ही नहीं आती होंगी तो आगे स्लोप के बारे में क्या समझोगे। आगे स्लोप में चलो स्लोप निकालना सीख जाओगे, फिर आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, क्योंकि पता तो है ही नहीं। ठीक है, रेशियो निकालनी होगी, कैसे निकालोगे, पता तो है ही नहीं चीजें। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, एक आधे क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से लेके आएंगे, एक डिस्टेंस से, एक सेक्शन से, एक एरिया से। ठीक है, 3 क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे उनको समझाने की, हमें पता है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, पेश करते हैं। पॉइंट ए बी सी एंड डी गिवन है और बोला गया है आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, और यहां क्वेश्चन मार्क होगा। वैसे यहां क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, मतलब यहां आपसे पूछा गया है क्या ये चारों पॉइंट्स पैरेललोग्राम के हैं। तो पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होंगी कि पैरेललोग्राम्स की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब अगर हम फिगर बनाएं तो फिगर कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, नॉर्मल रफ फिगर की हम बात कर रहे हैं, ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी और ये होगा डी। होना क्या चाहिए, अगर पैरेललोग्राम होता है ये, तो इसका मतलब सीधा मतलब कि ए बी और DC इक्वल होंगे और जो AD होगा वो किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेललोग्राम, इक्वल होती है। सिंपल सा फंडा। तो ये दोनों अगर इक्वल बन जाते हैं और ये दोनों इक्वल बन जाते हैं, तब जाके इसको हम आधा पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दूसरी प्रॉपर्टी समझो तो पैरेललोग्राम्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। बट पहले इनको तो निकालें। देख रहे हो, समझ रहे हो, ए बी की डिस्टेंस निकालना, डीसी का डिस्टेंस निकालना, एडी डिस्टेंस निकालना, बीसी डिस्टेंस निकालना इज थोड़ा सा लंबा टास्क। तो चलो आओ करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप लोगों को हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो एक बार फॉर्मूला लिख भी देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसा ही कुछ होता है, यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो चलो आओ निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ए बी डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो ए पॉइंट क्या है आपके पास, ए पॉइंट है 4,3, बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है 6,4। चलिए वैल्यू फटाफट निकालते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 या y2 माइनस y1 भी आगे रख सकते हो आप। ठीक है, तो x2 माइनस x1 करते हैं तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस में आगे हो जाएगा 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, 6 माइनस 4 करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 1 होगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 1, मतलब ये आ गया है 5 यूनिट। ये किसके बराबर आ गया है, ये आ गया है 5 यूनिट के बराबर आ गया है। ठीक है, अच्छा ए बी एक्चुअल में किसके बराबर होना चाहिए भाई, डीसी के बराबर होना चाहिए। डीसी कहां है, डी पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट ये रहा, ए बी निकाल दिया है, ए बी फिर बीसी फिर सी डी एंड डी ए। चलो ठीक है कोई बात नहीं, डी सी भी निकाल देते हैं। तो ये रहा आपका डीसी और इसके जो पॉइंट्स हैं वो भी लिख देते हैं। डी आपका है -3,5 और जो सी पॉइंट है 5, -6। तो वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट। वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा -6 -5,
माइनस का 6 माइनस का 5, ओके, माइनस का 6 माइनस का 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 5 माइनस माइनस का 3 जो कि क्या बन जाएगा 5 प्लस का 3 का स्क्वायर। अब आप इसको अगर सॉल्व कर रहे हो तो यही आपको पता लग गया कि यार ये ना √5 के बराबर तो नहीं आ रहा, ये माइनस का 11 है, ये आएगा 121 और ये आ रहा है 8 मतलब 64, तो ये बनेगा आपका 185 यूनिट, 185 यूनिट। तो यहां से एक चीज तो सीधी सीधी क्लियर हो गई है कि ए बी और डीसी इक्वल है ही नहीं, ए बी एंड डीसी आर नॉट इक्वल। भाई ए बी और डीसी तो इक्वल है ही नहीं, है ना, क्लियरली पता लग रहा है ना, ए बी डीसी नॉट इक्वल है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, बाकी आगे फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है कि भाई पैरेललोग्राम में दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये नीचे वाला इक्वल हो गया, ऊपर वाला नॉट इक्वल है, तो वो पैरेललोग्राम नहीं होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स दिस एंड दिस आर इक्वल, दिस एंड दिस आर इक्वल। तो यहां पे हमने सिर्फ ए बी निकाला, डीसी निकाला, हमें पता लग गया भाई साहब ये इक्वल ही नहीं है, इक्वल नहीं है तो एबीसी पैरेललोग्राम है ही नहीं, बात खत्म। ए बी सी डी इज नॉट अ पैरेललोग्राम। वो 10th क्लास थी जहां पे आप सॉल्व पूरा करते थे कि भाई ए बी भी निकालो, उसके बाद डीसी भी निकालो, एडी भी निकालो, बीसी भी निकालो। नहीं, यहां क्या करोगे, अगर पूछा गया है डिस्टेंस फॉर्मूला से, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अब तक कुछ नहीं बताया है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सिंपल ए बी निकालो, डीसी निकालो, बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा एक पेयर ही अनइक्वल है, दोनों पेयर इक्वल होने चाहिए। तो एक ही पेयर इक्वल है तो दूसरा इक्वल भी हो जाएगा, तब भी कौन सा पैरेललोग्राम थोड़ी बनेगा। तो सिंपल सा फंडा, इज नॉट अ पैरेललोग्राम, बात खत्म, आगे बढ़ो क्वेश्चन। ठीक है, यह है आपका पहला क्वेश्चन जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला को फॉलो करता है, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखा दिया गया है। ठीक है, अब आपका अगर मन है तो यस, आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हो इन दोनों की, इन दोनों की भी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हो, बट हम ये बोलेंगे 11th क्लास में हो, 10वीं में नहीं रहे अब। ठीक है, फालतू काम नहीं करना, टू द पॉइंट। भाई सीधा सीधा पता लग गया ये भी इक्वल होना चाहिए, ये भी इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल है ही नहीं तो इसको निकालने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला से हटके ये आ जाता है आपका सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला में क्या होता था, सेक्शन फार्मूला में होता था कि हमें गिवन होते थे 2 पॉइंट्स, एक x1, y1, दूसरा होता था x2, y2। ठीक है, एक पॉइंट होता था जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती थी, उसकी रेशो वो पॉइंट एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता था, है ना, तो उस पॉइंट की हमें वैल्यू फाइंड करनी होती थी। तो यहां भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन गिवन है, यहां भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन है इफ p पॉइंट है, ये 9a माइनस का 2 माइनस का b डिवाइड्स लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ज्वाइनिंग पॉइंट a एंड b, ए और बी को ज्वाइन करते हुए, जहां पे रेशियो है 3:1। हमें ए और बी फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो करते हैं सॉल्व। तो यहां पे हमें पता है ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3a प्लस का 1, ठीक है, कॉमा माइनस का 3, और इधर है बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 8a कॉमा 5। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। अब बात करते हैं जो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड कर रहा है, वो है P पॉइंट, जो कि कहां होगा, इधर कहीं मान लो। ठीक है, इधर मान लिया P, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 9a माइनस का 2 b, और ये किस पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये कर रहा है 3:1 में। ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में। सिंपल, सॉर्टेड, क्लियर, इतना समझ है। अब फटाफट आपको क्या लिखना है, फॉर्मूलेज लिखने हैं कि भाई x के कोऑर्डिनेट्स होते हैं m इंटू x2 प्लस में n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, y कोऑर्डिनेट्स होते हैं m इंटू y2 प्लस में n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये सिंपल सी चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 था, ट्राइंगल की बात था ये चैप्टर आपका। ठीक है, तो चलो आओ ए और बी फाइंड करते हैं, बट ए और बी फाइंड करने का क्या होगा, बेस क्या होगा, भाई यही होंगे। तो ऐसा है कि जो x होगा वो यहां पे क्या गिवन है, 9a माइनस 2 गिवन है। तो जो आपका 9a माइनस का 2 होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा m क्या है 3, तो वो होगा 3 ब्रैकेट में x2 जो कि 8a गिवन है, ठीक है, इंटू 8a प्लस में n की वैल्यू कितनी है
बाई 1 गिवन है, ठीक है, इनटू में 3a प्लस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब 3 प्लस 1। इतना क्लियर है भाई, सिंपल वैल्यू पुट करी है, देख लो, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये हमने बोला फर्स्ट पॉइंट और ये है आपका सेकेंड पॉइंट। क्लियर है, इनिशियल एंड दैट इज फाइनल वन। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से, ये 4 हो जाएगा, 4 होगा तो ये इससे सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 36a माइनस का 8। भाई 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 36a माइनस का 8, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24a प्लस में 3a प्लस में 1। इतना करेक्ट है सभी को? भाई साहब कुछ है ही नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन है तो इधर से आ जाएगा 36a, यहां से हो जाएगा 27 माइनस का 27a इधर आ गया, माइनस का 8 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9। तो 9a इज इक्वल टू 9, मतलब a की वैल्यू है 1, a इज इक्वल टू 1। ये है हमारा a की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी आ गई 1। देख लो भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, ये दोनों क्या बन जाएंगे 24 पर 3 27 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 है, माइनस का 8 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 8, जो कि सीधा सीधा लिख दिया 9। a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू 1 आ गई। फाइंड b भी करना है, b भी फाइंड करना है, तो चलो आओ b भी फाइंड कर लेते हैं। तो b के लिए क्या है भाई, पॉइंट क्या है, पॉइंट है b, अच्छा पॉइंट ही b गिवन है, b इज इक्वल टू m जो कि है 3 इंटू में 5 प्लस में, ऐसा ही होगा ना 3 इंटू y2 प्लस n इंटू y1 प्लस 1 इंटू में y1 है माइनस का 3 डिवाइडेड बाय भाई m प्लस n जो कि सीधा सीधा 4 आ रहा है, ठीक है। तो b की वैल्यू तो यहां से और सिंपल है 15 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4, मतलब b की वैल्यू आ गई 12 बाय 4 मतलब 3। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू फाइंड कर ली है और b की वैल्यू फाइंड कर ली है, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 3। ठीक है, सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन, आई बात समझ। यहां सेक्शन फॉर्मूला का आपका यूज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं, अब आएंगे एक ट्राइंगल का क्वेश्चन है, मतलब हीरोन्स फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है, उसमें आपको पता लगेगा। उसमें थोड़ा सा नॉलेज टेस्टिंग भी होगी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज की, कि भाई कितना आपको क्लियर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, कि भाई एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बेसिकली आपका एरिया से रिलेटेड है, एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है। मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एंड दिस वन इज एनसीईआरटी क्वेश्चन। ठीक है, ये तो आपकी बकायदा बुक में भी है, नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा रिक्वायर्ड है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरीके का है क्वेश्चन की द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों की तीनों साइड्स क्या होती हैं, लेंथ वाइज इक्वल होती हैं, एंगल सारे इक्वल होते हैं 60 डिग्री के बराबर। अब जो साइड गिवन है वो गिवन है 2a के बराबर, लेंथ ऑफ अ साइड इज 2a। ठीक है, बोला ये गया है लाइज अलोंग द y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, जिसका जो मिड पॉइंट है द बेस इज एट द ओरिजिन। अच्छा समझ आ गया, अच्छा क्वेश्चन समझ नहीं समझ आया फिर से बताते हैं। देखो ऐसा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी लेंथ है 2a के बराबर। ठीक है, अच्छा ओके समझ आ गया, और जिसका जो बेस है वो क्या है, along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin। अच्छा तो बोला ये गया है जो बेस होगा ना वो कुछ इस तरीके का है कि बेस का जो मिड पॉइंट होगा वो ओरिजिन पे है। वो किस पे है, मिड पॉइंट ओरिजिन पे है, और हमें सारे के सारे वर्टिसेस निकालने हैं। तो पहले तो हमें देखो ग्राफ बनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा भाई इस तरीके से है ग्राफ। ठीक है, अब हमें क्या बोला है भाई, जो मिड पॉइंट है ट्राइंगल का वो कहां लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है ओरिजिन पे, मतलब यहां पे मिड पॉइंट ऑफ बेस ऑफ दैट ट्राइंगल लाई कर रहा है। तो मतलब यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये दोनों डिस्टेंस क्या होने वाले हैं, ए। ये डिस्टेंस भी ए होगा, ये डिस्टेंस भी ए होगा। क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, जितना ये इक्वल होगा उतना ये इक्वल होगा, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का है
और इसकी साइड कितनी है 2a है, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब ये 2a, मतलब ये a और ये a। तो अगर ट्राइंगल, अगर ये बेस है तो ट्राइंगल दो फॉर्म में बन सकता है, एक फॉर्म तो ऊपर जा रहा है और एक फॉर्म नीचे जा सकता है, कुछ इस तरीके का होगा। अगर आपका ट्राइंगल इस तरीके का है तो एक चीज तो अपन लोगों को क्लियर हो गई है कि ये जो दो पॉइंट्स होंगे ये क्या होंगे, डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है a डिस्टेंस का, तो ये तो पॉइंट होगा a,0 और ये जो पॉइंट होगा ये होगा -a,0। पहले तो बताओ इतनी चीजें समझ आई, ये जो पॉइंट है ये 0,0, ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन है 0,0। हमें वर्टिसेस फाइंड करने हैं, दो वर्टिसेस हमको पहले ही पता लग गए हैं। एक बार फिर से वापस आते हैं यहां पे ताकि आप लोग डिटेल में समझ जाएं कि हुआ क्या। देखो क्वेश्चन का सिंपल वर्डिंग समझनी है। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a, सारी लेंथ किसके बराबर है भाई 2a के बराबर है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये भी जो साइड होगी वो भी 2a होगा, ये भी जो साइड होगी वो भी 2a होगा। ठीक है, इस तरीके का है along द y एक्सिस, y एक्सिस के along है, ये आपकी y एक्सिस होती है, y एक्सिस के along है, तो मतलब या तो फिगर इस तरीके की होगी या डाउनवर्ड होगी, नीचे की तरफ होगी। दो केसेस हो सकते हैं, या तो ऐसा या तो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि y एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब जो मिड पॉइंट है बेस का मिड पॉइंट, मतलब ये बेस होगा, इसका मिड पॉइंट है ओरिजिन पे, लेंथ क्या थी साइड की a थी, तो मतलब ये a तभी जाके ये मिड पॉइंट बनेगा। तो यहां से अपन लोगों को सिंपल फाइंड कर सकते हैं क्या भाई, ये पॉइंट कैसे पता लग जाएगा, एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है, ये अगर एक्स एक्सिस पे है मिड पॉइंट, ओरिजिन पे है, तो ये ऑब्वियस सी बात है एक्स एक्सिस पे होगा, तो ये पॉइंट आ गया a,0, ये आ जाएगा -a,0, क्योंकि उधर की तरफ होता है आपका पॉजिटिव का एक्स एक्सिस और इधर की तरफ होता है आपका नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। अब मोटिव क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट निकालना, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट निकालना, यही हमारा मोटिव है, यही हमारा लक्ष्य है कि भाई ये पॉइंट है क्या, क्वेश्चन मार्क, या फिर अगर नीचे बनेगा तो नीचे की तरफ क्या होगा वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, आओ चलो वही यूज करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, हमें पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, वो होता है √3/4 इनटू में साइड स्क्वायर के बराबर होता है, यही होता है, सबने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, सेम चीज हम यूज करने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल को √3/4 बोल के, साइड कितनी है 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a², तो मतलब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो होगा √3 इनटू में a² स्क्वायर यूनिट। ये क्या होगा भाई, ये एरिया होगा, ये क्या है एरिया। ओके अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो और अगर हम इसको नोटेशन बना दें, ये है आपका पॉइंट ए, ये है बी और इसको बोलते हैं हम सी पॉइंट, और ये ओरिजिन है ओ पॉइंट। ठीक है, तो जो CO है ये क्या है, ये है एल्टीट्यूड या फिर बोल सकते हो हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। सॉरी, ये क्या है हाइट ऑफ अ ट्राइंगल, हाइट ऑफ अ ट्राइंगल है। अच्छा ठीक है, तो हाइट ऑफ अ ट्राइंगल से हमें याद आया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल को किस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट भी तो लिख सकते हैं। अब यहां से हमारे पास हाइट की लेंथ आ जाएगी, CO की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो जरा करके देखें, तो अपने को एरिया तो पता ही लग गया है कि √3 इनटू a² है एरिया, तो हाफ बेस हमें पता ही है 2a के बराबर है, हाइट नहीं पता तो हाइट h आ गई, 2 से 2 कैंसिल, एक a से a कैंसिल, मतलब हाइट की वैल्यू भी आ गई है, वो होगा √3a। ये क्या है आपका, ये है √3a। फिर से हाइट कितनी हो गई √3a, कैसे निकाली, बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, जो कि हाफ बेस इनटू हाइट होता है, एक तो हाफ बेस इनटू हाइट होता है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये चीजें पता लग गई, ये चीजें पता लग गई, हाइट पता लग गई, हाइट पता लगी, तो इसका मतलब जो CO डिस्टेंस है वो कितना है, CO डिस्टेंस है √3a के बराबर। अब अगर √3a के बराबर है तो देखो क्या बना, देखो ट्राइंगल जैसा कि हमने बताया था दो फंडे बनेंगे, दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो कुछ ऐसा होगा जो कि हम बता रहे हैं, यहां से यहां पे ऊपर की तरफ। ठीक है, ये पॉइंट क्या है -a,0 क्यों है, समझाया है अच्छे से। ये होगा a,0 क्यों है, वो भी समझाया है अच्छे से। ठीक है, अब ये है मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ बेस। हाइट हमें पता लग गई, हाइट अगर पता लग गई तो यहां से इस पॉइंट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं,
0,√3a क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, 0,√3a। ध्यान से समझना इस चीज को, इसमें कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि ये जो हाइट होगी ये किस पे होगी भाई, वाई एक्सिस पे होगी। किस पे होगी, वाई एक्सिस पे ही होगी। ट्राई करके देख लेना, वाई एक्सिस पे ही बनेगी। ठीक है, ये किस पे बनेगी, वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस बोला है। ठीक है, तो हाइट क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। अच्छा, तो 0,√3a क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और एक और चीज याद रखना यहां पे, या तो फिगर इस तरीके की बनेगी या फिर ऐसी भी बन सकती है, या फिर इस तरीके से भी बन सकती है। तो इस केस में जो पॉइंट आएगा वो 0,-√3a आएगा। ठीक है, आई बात समझ, 0,-√3a के बराबर आएगा। तो हमें क्या फाइंड करने थे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। ए कोऑर्डिनेट था हमारा किसके बराबर, a,0, दूसरा कोऑर्डिनेट था -a,0 और तीसरा कोऑर्डिनेट होगा या तो, और यहां पे होगा 0,√3a और लिखा जाएगा और 0,-√3a, क्योंकि हमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि जो थर्ड वर्टेक्स है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। आई बात समझ, ये है आपका क्वेश्चन जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड होता है और जो कि थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, उससे रिलेट करता है। नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां से आता है आपका, अब यहां से बेस बनता है, यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है स्ट्रेट लाइन, जो 11th क्लास में होता है। अब तक थोड़ा सा 10th क्लास का ओवरव्यू पढ़ाया था कि क्या होता है, कैसे होता है, कौन सा पॉइंट कहां होता है, कौन सी चीज कहां होती है, कैसे क्या क्या निकाला जाता है। बट यहां से, इस पॉइंट से, इस स्लाइड से आपका बनता है चैप्टर जिसे हम बोलते हैं टॉपिक स्लोप ऑफ अ लाइन या फिर ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। दो चीजों से जाना जाता है, दो, एक स्लोप ऑफ अ लाइन या फिर ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है कि भाई जो पर्टिकुलर एक्स वाई जेड कोई सी भी लाइन है वो आई एक्स एक्सिस से, वो एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड कर रही है, वो एक्स एक्सिस पे कितना इंक्लाइंड कर रही है, कितना बेंड हो रही है, उसे बोला जाता है स्लोप। उसे क्या बोला जाता है, स्लोप बोला जाता है। तो स्लोप को जैसा कि हमने बोला ग्रेडियंट भी बोलते हैं, और जैसा कि बोला गया कि किस पे टिल्ट हो रही है भाई, एक्स एक्सिस पे टिल्ट हो रही है, कितना टिल्ट हो रही है एक्स एक्सिस पे, तो उसलिए हम इसको नाम क्या देते हैं, यूजुअली डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम, ये इसकी नोटेशन होती है। ठीक है, एम मतलब स्लोप ऑफ अ लाइन या फिर ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, फिगर हमने ले रखी है एक, ठीक है, एक एल लाइन है, ठीक है, वो क्या करेगी भाई, सिंपल सा एक्स एक्सिस के साथ या तो थीटा डिग्री का बनाएगी, ये क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ऑब्वियस सी बात है, ये एक तो 180 के साथ बनाएगी, या सॉरी एक तो थीटा डिग्री का बनाएगी और एक क्या बनाएगी 180 माइनस थीटा, लीनियर पेयर एंगल, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा बना रही है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रही है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगी भाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, वही चीज यहां पे समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रखी है। और यहां से जैसा कि अभी अभी हमने बोला कि जो स्लोप बोलते हैं, लाइन का स्लोप बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। नॉर्मल भाषा में सीबीएसई बोर्ड वाले स्लोप बोलते हैं, बट जो कि इंटरनेशनल बोर्ड्स होते हैं आउटसाइड इंडियाज, वो बेसिकली स्लोप नहीं बोलते, उन्हें स्लोप का पता ही नहीं होता कुछ, उन्हें पता होता है ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। तो दोनों वर्ड से जाना जाता है। जैसे कि आपका नाम है रोहन, बट घर में बोलते हैं चिंटू, छोटू, मोनू, कालू, पिंकू, चिंकू, रिंकू, एक्स वाई जेड। ठीक है, ऐसे बोला जाता है। अब जैसा कि हमने बताया कि जो स्लोप होता है वो क्या डिनोट करता है भाई, एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड है। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड है, तो हम m की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं tan थीटा। किस तरीके से निकाल सकते हैं, tan थीटा, जहां पे थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा का मैं बताता हूं, थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ
कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सीधा सीधा हम वैल्यू निकाल सकते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा, जहां पे थीटा 90 के बराबर नहीं होगा। अगर 90 के बराबर होगा तो क्या होगा, अगर बाय चांस 90 के बराबर होगा तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, वो क्या होंगे, अगर आप सिंपली समझो 90 के बराबर है, 90 के बराबर है तो क्या हो जाएगा भाई, 90 के बराबर है तो क्या होगा भाई, ये y एक्सिस होगा, ठीक है, और 0 डिग्री होगा तो क्या होगा भाई, वो क्या होगा, या तो x एक्सिस होगा या x एक्सिस के पैरेलल होगा। सिंपल सी बात है, अगर 90 के बराबर होगा, अगर एंगल 90 के बराबर हो गया, सिंपल सी भाषा समझाते हैं, अच्छा ये तो बात की बात है, अगर 90 के बराबर हो गया, जैसे अगर मैंने बोला थीटा अगर 90 के बराबर है तो जो लाइन होगी वो क्या होगी भाई, वो सिंपल सी बात है, वो y एक्सिस के होगी, या तो वो y एक्सिस होगी या और पैरेलल टू y एक्सिस होगी। वो क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस, हाँ जी बिल्कुल पैरेलल टू y एक्सिस होगी। इसको डिटेल में समझाएंगे, इसका अलग से एक टॉपिक लेके आए हैं। सिमिलरली अगर थीटा 0 होगा तो भाई एक्सिस पे एंगल ही नहीं बना रहा है ना, तो 0 डिग्री मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस। डिटेल में इन चीजों को समझाएंगे। अब होता क्या है, एंगल से तो चलो हम निकालते हैं, एंगल से तो हमने सिंपल बोल दिया, हमें पता लग गया कि भाई ग्रेडियंट ऑफ लाइन का मतलब होता है कि भाई लाइन को हम कितना टिल्ट कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो वहां से थीटा बनेगा, तो हम वो कितना टिल्ट हो रही है m की वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, उसे हम बोलते हैं tan थीटा के बराबर। बाय चांस आपको एंगल नहीं गिवन है, आपको गिवन है 2 पॉइंट्स, आपको क्या गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, तो कैसे निकालोगे, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। हमने बोला एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, 2 पॉइंट है, एक P पॉइंट है एक Q पॉइंट है, जहां पे पॉइंट P को हमने माना है x1, y1, Q पॉइंट को माना है x2, y2। दोनों मेजरमेंट अलग अलग है, मतलब x1 x2 के बराबर नहीं है, y1 y2 के बराबर नहीं है, थोड़ा सा डिफर कर रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे भाई, हमने बोला कि थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, इस फिगर से बताएंगे कि कैसे निकालेंगे। देखो अपन लोगों को पता तो है ना कि जो m मतलब स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है भाई साहब, tan थीटा के बराबर होता है। क्लियर बात है, tan थीटा के बराबर होता है। मैंने बोला ये मेरे पास एक लाइन है L, ये क्या है, एक लाइन है L, ठीक है, ये क्या है, बना रही है एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रही। मेरे को क्वेश्चन में बोला है भाई निकालो वैल्यू कितनी है, मेरे को थीटा की वैल्यू गिवन ही नहीं है, हाँ लेकिन मेरे को पॉइंट्स गिवन है। मेरे को क्या क्या पॉइंट्स गिवन है, हमें पॉइंट्स गिवन है, एक तो ये P पॉइंट गिवन है कितना x1, y1, और ये Q पॉइंट गिवन है जो कि कितना है x2, y2। अब हमें बोला है निकालो वैल्यू, कैसे निकालोगे, तो मैंने बोला नहीं पता, तो अपन लोगों को ये तो पता है ना कि tan थीटा क्या होता है। tan थीटा आप लोगों ने 11th में जब 3rd चैप्टर पढ़ा था, 11th छोड़ो 10th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में tan थीटा की वैल्यू पढ़ी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो tan थीटा क्या होता था, tan थीटा होता था परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल ऑब्वियस सी बात है थीटा होगा। क्यों होगा, रीजन भाई मैंने ये जो y एक्सिस है वो बिल्कुल यहां पे पैरेलल बना दिया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, इक्वल होगा। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं भाई, ये दोनों एंगल्स कौन से हैं, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये वाला थीटा तो ये भी थीटा, तो अपन अगर इसकी वैल्यू निकाल दे, tan थीटा इसकी वैल्यू निकाल दे, तो अपन वैल्यू निकाल देंगे। अब हमें tan थीटा की भी वैल्यू पता है कि वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ओके चलो ठीक है, तो हमने बोला यहां पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहां पे x कोऑर्डिनेट क्या है भाई, यहां पे है x1, ठीक है, और यहां पे y कोऑर्डिनेट क्या है, यहां पे है y1, यहां क्या है y1। सिमिलरली इधर की तरफ x2 है और इधर की तरफ क्या है y2, इधर की तरफ क्या है y2। तो हमें tan थीटा पता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल QPM, तो यहां से जो P परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, परपेंडिकुलर है QM के बराबर। किसके बराबर है, QM, और जो बेस है वो है PM के बराबर। तो क्या हम QM और PM की वैल्यू नहीं निकाल सकते, अजी बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो सुनो, मैंने बोला
ये डिस्टेंस y1 यहां से लेके यहां तक कितना है y1, यहां से लेके यहां तक कितना है y2। तो क्या हम qm की वैल्यू नहीं निकाल सकते? qm क्या हो जाएगा भाई, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस कितना है, ये है y1, ये कितना है y1। सिमिलरली यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये है y2, ये कितना है y2। तो ये बचा हुआ गैप कितना है भाई, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो, मतलब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय। सिमिलरली यहां पे भी अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, qm की वैल्यू निकालेंगे, मतलब pm की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से लेके यहां तक ये कितना है, ये है x1, और इधर से लेके पूरा इधर तक ये कितना है x2। अपन लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ pm चाहिए। pm क्या हो जाएगा, ये गैप कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1, ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। ये जो निकला है ये tan थीटा है, मतलब ग्रेडियंट है या फिर सिंपल स्लोप ऑफ अ लाइन है। ये आपका फॉर्मूला होता है। देखो ये आपको प्रूफ याद करना है नहीं करना है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। प्रूफ कभी आता नहीं है आपका, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि प्रूफ पूछ लिया जाए, बट नहीं आता है, ना के बराबर होता है, 0.001% चांसेस होते हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे हुआ है। ठीक है, तो अगर यहां से दो चीजें पता लगी हमें, पहली चीज क्या, पहली चीज ये पता लगी अगर हमें एंगल गिवन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, तो हमें स्लोप निकालना आ जाएगा m इज इक्वल्स टू tan थीटा, जहां पे थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन, कहां है, एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अगर हमें दो पॉइंट्स पता है x1 y1 x2 y2, तो हम स्लोप भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ क्या, डिफरेंस ऑफ y एक्सिस डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x एक्सिस। ठीक है, आई क्लियर हुई फंडा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं ताकि आप लोगों को भाई हाँ क्लियर रहे, दिमाग में माइंड पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रहे कि भाई हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन लेके आए हैं, 2 सेम है, 2 सेम तरीके के क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो एक होमवर्क भी देंगे, इसीलिए सेम लेके आए ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन सिंपल है, फाइंड द स्लोप। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट करें तो बेसिक चीजें पहले बताएंगे, स्लोप क्या निकालनी है। 2 सीखे हैं फॉर्मूले, याद रखना, m या तो tan थीटा होगा, m इज इक्वल्स टू tan थीटा, जहां पे थीटा क्या है आप लोगों को अच्छी तरह पता है। दूसरा क्या है, दूसरा है m इज इक्वल्स टू, जब 2 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स क्या क्या है, एक है x1 y1 और दूसरा क्या है ब्रैकेट x2 y2, 2 पॉइंट्स अगर गिवन है तो स्लोप होता है आपका y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, जहां पे थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर है, दोनों फॉर्मूले पता है, दोनों फॉर्मूले वैल्यू रखनी है, पुट करना है, सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सीधा सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर्स, सिंपल। हमें क्या निकालना है, एक लाइन है, बोला क्या गया है, लाइन का स्लोप निकालना है। वो जो लाइन है वो 2 पॉइंट से पास कर रही है, एक पॉइंट है ये और दूसरा पॉइंट है ये। ठीक है, अब यहां पे आप इसको फर्स्ट पॉइंट भी बोल सकते हो, इसको सेकंड पॉइंट भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको फर्स्ट पॉइंट बोलते हो तो फर्स्ट पॉइंट ठीक है, ये इसको सेकंड बोलते हो तो सेकंड ठीक है, इसको फर्स्ट बोलते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सेकंड बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है फंडा। चलिए स्लोप निकालते हैं इजी मेथड से। तो हमें जैसा कि पता है फर्स्ट पॉइंट हम इसको लेके चल रहे हैं, सेकंड पॉइंट इसको लेके चल रहे हैं, और हमने फॉर्मूला लिख ही दिया है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस ब्रैकेट माइनस का 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 1 माइनस 3, तो ये कितना बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 4, जिसका मतलब हो जाएगा 3/2 बट नेगेटिव का। तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3/2। सिंपल सा, समझ आया भाई, बेसिक क्वेश्चन है, इतना बेसिक है कि क्या ही बताएं, है ना, 10वीं क्लास का बच्चा कर लेगा चीजें, बट समझाने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चंस तो करवाना जरूरी पड़ जाता है ना, क्लियर है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क, भाई इसको निकाल लो। अब ये जो लाइन है वो किससे पास कर रही है, वो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, निकाल लोगे, सिंपल, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, जहां पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, दोनों आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन करवा दिया, सेकंड आपका होमवर्क, थर्ड अभी करवाते हैं। अब यहां पे क्या दिख रहा है,
भाई एक लाइन है जो कि क्या कर रही है, इंक्लाइंड है 60 डिग्री, कहां पे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हमें तो यही चाहिए था। हमें क्या पता होता है कि m क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है, जहां पे थीटा क्या होता है, थीटा तो वही होता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड कर रही है, कितना टिल्ट है। तो थीटा कितना गिवन है, थीटा गिवन है 60 डिग्री, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इज इक्वल टू tan 60। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, tan 60 कितना होता है, अच्छा ये तो सभी बता सकते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, अरे बता दो यार। अब इतना तो बता सकते हो, देखो इतना तो हम आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि आप tan 60 की वैल्यू बता सकते हो, या नहीं बता सकते। बच्चों √3, ठीक है, क्या हो जाएगी, √3 के बराबर हो जाएगी। अब एक और बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही जरूरी क्वेश्चन, जो कि यस हम वहां पे बता रहे थे बट नहीं बता पाए, ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका वो खत्म हो जाता, क्रेज खत्म हो जाता आप लोगों के बीच में, है ना, थोड़ा सा क्रेज खत्म हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा ओके ओके ओके, ये डिस्टेंस बिटवीन का क्वेश्चन है, हमें लगा स्लोप का क्वेश्चन है, तो ये शायद हो सकता है। चलो इसमें डिस्टेंस बिटवीन, तो ये आप होमवर्क कर सकते हो, डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो फिर तो होमवर्क बन ही सकता है। बट यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो PQ है वो लाइन किसके पैरेलल है भाई, वाई एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये चीज समझने वाली है, होमवर्क तो दे देते बट ये चीज समझने वाली है, जो कि आगे पॉइंट ऑफ व्यू से, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ आएगी कि होता क्या है। देखो वाई एक्सिस के पैरेलल है PQ, तो ये हमने फटाफट इसको बनाया, और क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये गलती करेंगे, और यस जल्दबाजी में सोचेंगे सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, PQ डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या ही क्वेश्चन दे दिया, PQ तो होता है स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ब्रैकेट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, यही होगा, यही तो होगा, सिंपल। तो इसमें दो पार्ट देने का मतलब ही क्या बना, सीधा हमें पता है x1 y1 है, हमें पता है x2 y2, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बट दिमाग में ये चीज नहीं आएगी कि भाई पैरेलल टू अगर y एक्सिस गिवन है, पैरेलल टू y एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है पैरेलल टू इसका, अच्छा दूसरा लाइन लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझ आए, ये है हमारी y एक्सिस के, अगर ये y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो जरा ध्यान लगा के एक चीज बड़ी ही गौरी से देखो, गौर से देखो, गौरी से नहीं गौर से, ठीक है। तो अगर ये लाइन या फिर यहां पे होती, कहीं होती, ये है y एक्सिस, ये पॉइंट, ये लाइन है आपकी y एक्सिस, और ये है आपका x एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस और ये y एक्सिस के पैरेलल है। तो क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि यहां पे जो x का कोऑर्डिनेट है वहीं यहां पे भी वही कोऑर्डिनेट है x का, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, नहीं, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस के केस में एक्स के कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होते हैं, मतलब x1 इज इक्वल टू x2, x1 किसके बराबर है, x2 के बराबर है। ये चीज है यहां पे जरूरी। अब आप लोग बोलोगे क्या क्वेश्चन दे रखा है, दोनों में तो एक ही आंसर आएगा, दोनों में चिपका दोगे इसको, लेकिन वो फिर गलत हो जाएगा। यहां पे आपको ये चीज बतानी है, अगर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो लाइन बनाओ पैरेलल। अब यहां एनालाइज करो, यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है, फॉर एग्जाम्पल x1 है, ठीक है, तो यहां भी क्या है, यहां भी तो x1 है, यहां भी क्या है, यहां भी x1 है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है ये, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो यहां से सिंपल जो पॉइंट x1 है वो x2 के बराबर है, या फिर सिंपल बोल सकते हो वो x के बराबर है। वो किसके बराबर है, सिंपल x के बराबर है। तो यहां से जो हम बोल रहे थे कि PQ डिस्टेंस वो किसके बराबर था, वो था आपका y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, जो हम बता रहे थे। तो यहां से इंटरचेंज होके वो क्या बन जाएगा, ये पार्ट आपका फिनिश हो जाएगा। सिंपल सा क्या बन जाएगा, PQ विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर या फिर सिंपल y2 माइनस y1 यूनिट। कितना फर्क पड़ा भाई साहब, बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। देख लो कहां ये था और कहां ये था, क्योंकि यहां पे क्या हो जाता, सिंपल ये लाइन आती यहां, ये लाइन यहां आती तो ये दोनों क्या बन जाते, इक्वल, इक्वल हो जाते थे। जीरो जीरो मतलब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो y2 माइनस y1 यूनिट। जब PQ लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर। अब सेम कॉन्सेप्ट आएगा किसमें कि भाई x एक्सिस के पैरेलल है। अब x एक्सिस के पैरेलल होगी तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे समझ गए होंगे कि क्या फंडा यूज होने वाला है यहां पे, है ना। x एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, तो ये आपका है होमवर्क। देखते हैं कितने समझे भाई, देखते हैं कितने समझे, कितनों को, कितने के दिमाग में गया है ये बात कि भाई क्या होगा कैसे होगा। आई बात, पक्का हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। सिंपल भाई, y एक्सिस के पैरेलल होगा तो बना के देख लो, y एक्सिस के पैरेलल होगा तो सॉरी x एक्सिस के पैरेलल होगा तो y कोऑर्डिनेट सेम होंगे, और अगर y एक्सिस के पैरेलल होगा तो x कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो ये वाला है होमवर्क। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक और क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने जो कि थोड़ा सा इंटरचेंज है। अब तक डिस्टेंस पढ़ा है, डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया था बीच में तो कोई बात नहीं, डिस्टेंस का क्वेश्चन करवा दिया, बट फिर से एक और बार स्लोप का क्वेश्चन आ गया जो कि आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, जो कि किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखा, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही आने वाले हैं। अब यहां पे अगर आपको हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला या फिर सेक्शन फॉर्मूला के बारे में नहीं बताया होता तो सेक्शन फॉर्मूला तो आपके दिमाग में उड़ चुका था, क्योंकि 10th क्लास में पढ़ा है। 10th क्लास के बाद तो सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं कि होता क्या है, क्या है, थोड़ा थोड़ा रह गया होगा कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता, है ना। तो आप फिर यहां सोच में लग जाते हैं यार क्या होता है क्या होता है, क्योंकि लाइन तो निकालनी है जो ओरिजिन से, एक तो पॉइंट पता है, दूसरा पॉइंट तो पता ही नहीं, दूसरा पॉइंट तो पता ही नहीं। क्यों दूसरा पॉइंट क्यों नहीं पता, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट से पास करेगा। किसके मिड पॉइंट से, ये गिवन है यहां पे, ठीक है। एक पॉइंट है P जो कि कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, माइनस का 4, और दूसरा पॉइंट क्या है B जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 8, 0। अब एक लाइन है जो कि क्या कर रही है, ऐसे पास कर रही है। ये है हमारी L लाइन जो कि कैसे पास कर रही है, इस पॉइंट पे पास कर रही है जो कि मिड पॉइंट है। ये क्या है, ये है मिड पॉइंट। इसको मैंने बोल दिया, इसको बोल दिया Z, इसको क्या बोल दिया Z। Z इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड B, और ओरिजिन से पास कर रही है। ये पॉइंट हमें पता है 0, 0, ये पॉइंट पता है 0, 0। अब हमें स्लोप निकालना है इस वाली L लाइन का, इस वाली L लाइन का स्लोप निकालना है। अब इसका मत निकालने बैठ जाना PB का, क्यों 2 पॉइंट गिवन है, यहां पे फटाफट स्लोप निकाल लेते हैं, फिर तो गलत हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई, Z पॉइंट निकालना पड़ेगा। Z पॉइंट के लिए क्या चाहिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला चाहिए। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता था, मिड पॉइंट फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता था, x1 प्लस x2/2 डिवाइडेड बाय, एंड y पॉइंट क्या हो जाता था, वो हो जाता y1 प्लस y2/2, ठीक है। याद आया क्यों हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया था, क्यों हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया था, यहां समझ आएगा आपको, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस जब आप करोगे तब समझ आएगा, अरे अरे ये तो नहीं करवाते तो याद ही नहीं रहता, ठीक है। डायरेक्ट यहां से हम Z पॉइंट निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं Z पॉइंट। ओके, Z पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिंपल सा 0 प्लस 8/2 मतलब 8/2 मतलब 4, ठीक है। और उसके बाद -4 प्लस 0/2 जो कि क्या हो जाएगा माइनस का 2, जो कि क्या हो जाएगा माइनस का 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसको लिख देते हैं फटाफट यहां पे। ये क्या था, ये था y2 y1, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, सिंपल, ठीक है। अब हमें एक स्लोप निकालना है, हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है जो कि किससे पास कर रहा है, एक पॉइंट है 0, 0 और दूसरा पॉइंट क्या है 4, -2। क्या हम निकाल सकते हैं, अजीब आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला तो पढ़ा है, अभी अभी हमने क्या पढ़ा है कि स्लोप जब 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो ये हमने बोल दिया फर्स्ट पॉइंट, ये हमने बोल दिया सेकंड पॉइंट।
यहां से तो वैसे भी आप लोगों को पता लग गया होगा कि स्लोप क्या आ जाएगा, 0 माइनस माइनस का 2, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 2, और 0 माइनस माइनस का 4 जो कि माइनस का 4 हो जाएगा, तो स्लोप क्या बन गया, माइनस का 1/2। तो स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन L वो हो जाएगा माइनस का 1/2। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, एक लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रही है और मिड पॉइंट ऑफ इन दोनों का, उसका स्लोप क्या है, -1/2 के बराबर है। यह है इसका आंसर, करेक्ट है। m इज इक्वल टू -1/2। क्लियर है फंडा सभी को अच्छे से। तो ये था थोड़ा सा बेसिक स्लोप का, थोड़ा सा बेसिक फंडा स्लोप का, कि भाई स्लोप क्या होता है, स्लोप को कैसे निकाला जाता है, स्लोप के बारे में ग्रेडियंट क्या होता है, बाय यूजिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग एंगल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये था कुछ। अब बात करते हैं थोड़ा सा कंडीशंस के बारे में। कौन सी कंडीशंस, अब देखो ऐसा है, स्लोप है तो उसकी कुछ कंडीशंस भी होंगी, है ना। अगर स्लोप है तो उसकी कुछ ना कुछ तो कंडीशंस होंगी। कौन सी कंडीशंस, तो देखो ऐसा है, पहली कंडीशन तो ऐसे हो सकती है कि दो लाइंस क्या हो, आपस में पैरेलल हो, दो लाइंस क्या हो, आपस में पैरेलल हो, तब क्या होगा। और एक और कंडीशन है कि जब दोनों क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर हो। हमने बोला कि एक लाइन हम मान के चल रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन, इसको हमने बोला L1 और इसको बोला L2। तो अगर L1 लाइन L2 के पैरेलल होगी, L1 लाइन L2 के पैरेलल होगी, तब क्या फंडा बनेगा, तब क्या फंडा बनेगा, तब दोनों का स्लोप में क्या रिलेशन होगा, क्या कंडीशन होगी। एक और हो सकती थी क्या, कि एक लाइन है L1 और दूसरी लाइन है इसके परपेंडिकुलर L2, क्या है, परपेंडिकुलर, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तब इन दोनों लाइंस का स्लोप में क्या कंडीशन लगेगी, कैसे क्या होगा, इन दोनों में कैसी, मतलब क्या बता सकते हैं हम, क्या हो सकता है। ये दो चीजें होती हैं, इसको भी डिटेल में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, दो कंडीशन होती है। पहले बात करते हैं हम पैरेलल की, पहले किसकी बात करते हैं, पैरेलल की बात करते हैं। तो चलो आओ बनाते हैं, एक ये दो, ठीक है। अब अगर दो लाइन पैरेलल है, पहले तो हम एक लाइन की बात करते हैं। ये एक लाइन है L1 जिसे हम बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं L1, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं L1। ये क्या बना रही है भाई, थीटा डिग्री का एंगल बना रही है, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। क्या बना रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। तो हमने बोला एक लाइन है L1, ठीक है, जो कि एक एंगल बना रही है, मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। तो यहां से स्लोप क्या हो जाएगा भाई, m1 किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, tan थीटा के बराबर हो जाएगा। पॉइंट्स नहीं गिवन तो भाई एंगल से डिफाइन करेंगे। अब हमने बोला था कि भाई दो लाइनें हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है। अच्छा चलो दूसरी लाइन भी बना लेते हैं। दूसरी लाइन मैंने बोला कि ये एक पैरेलल लाइन है ऐसे, ये क्या है, पैरेलल लाइन है, किसके, L1 के। मतलब अब हमने करा कि भाई L1 को हम L2 के पैरेलल बता रहे हैं। तो यहां तो आपका एक्स एक्सिस ये रहा, एक्स एक्सिस है ना ये भाई, ये ऊपर तो है नहीं, ये क्या है, ऊपर तो नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा डिटेल में समझाएं तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। देखो ब्लू से किया था, देखो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा समझना ध्यान से। ये था, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया था भाई, L1 लाइन ली थी जो कि कुछ ऐसे थी। ये हमारी L1 लाइन है जो कि यहां पे थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। अब हमने क्या बोला था भाई, एक और दूसरी लाइन है L2, रेड से बनी है, ये लाइन है आपकी L2, ये रही L2, ठीक है। अब इसका हमें पता ही नहीं कि भाई कौन सा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, इसका हमें पता ही नहीं भाई कौन सा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो यहां से एक चीज हम नहीं बता सकते, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, सुनना ध्यान से, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये आपका एक्स एक्सिस है, इसको हमने थोड़ा सा इधर की तरफ ट्रांसफर कर दिया, इसको उठाया और यहां ऊपर रख दिया, इस तरीके से ऐसे कट कर दिया, ऐसे ऐसे कट कर दिया, ठीक है। अब ये जो थीटा डिग्री एंगल है वो ही ये थीटा डिग्री एंगल होगा। अब इसको भूल जाओ, वाई कोऑर्डिनेट भूल जाओ,
ये y कोऑर्डिनेट है ना, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, यहां से ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, इसको भूल जाओ इस तरीके से, ठीक है, ये भूल जाओ यहां पे, ठीक है, इस तरीके से, मतलब ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। हमें क्या फाइंड करना है भाई, ये एंगल, ये क्या होगा भाई, यही फाइंड करना है, ये भी क्या होगा, थीटा ही तो होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा, दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा डिग्री का होगा। ए सिंपल सा। अच्छा वहां नहीं समझ आ रहा, यहां तो समझ आ रहा है, अच्छा वहां नहीं समझ आ रहा तो यहां तो समझ आ रहा है, ये तो थीटा होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग, ये और ये क्या होंगे, इक्वल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्यों, थीटा होगा। तो यहां से हम सिंपल सा यहां से फंडा बता सकते हैं कि अगर L2 लाइन है जिसका स्लोप M2 है, उसका भी जो स्लोप होगा वो tan थीटा ही होगा। मतलब यहां से ये आ गया कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उन दोनों का स्लोप इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखना ना, अपन लोगों को क्या देखना है भाई, ये वाला एंगल जो होगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखना है, ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, इसमें जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहां देख लो, ये थीटा, दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, क्यों इक्वल होते हैं भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसका क्या फाइंड करना है, स्लोप क्या होगा भाई, कितना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रही है, थीटा डिग्री का एंगल बना रही है, सिंपल। तो यहां से M2 भी कितना आ जाएगा, M2 विल बी ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा। तो यहां से हमें फंडा क्या निकल के आया, फंडा इतना निकल के आया कि जो M1 होगा वो M2 के बराबर होता है, मतलब M के बराबर होता है, जब आपकी L1 और L2 लाइन क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। मतलब क्या सीखा, जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, सिंपल बात। एंड सिमिलरली दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। उनका स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। अगर L1 लाइन इज परपेंडिकुलर टू L1, L1 लाइन इज परपेंडिकुलर टू L2, तो हम सिंपल बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ दैट लाइन M1 इज इक्वल टू M2, या फिर यहां से एक और कंडीशन आती है कि M1 को हम क्या बोल सकते हैं, M1 को बोल सकते हैं -1/M2, या फिर M2 को बोल सकते हैं -1/M1। करेक्ट है, हाँ जी। तो ये सॉर्टेड है सभी को। क्या चीजें सीखी, दो फटाफट चीजें सीखी, अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप्स इक्वल होंगे, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, अगर लाइन परपेंडिकुलर तो क्या होगा, स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। अब एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे आप लोगों को स्पेशली देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। होमवर्क है, समझना क्वेश्चन क्या है। अब बिना किसी डिस्टेंस फॉर्मूला के, जब हमने स्टार्टिंग में ऐसा ही कुछ एक क्वेश्चन करवाया था तो वहां हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगवाया था, क्योंकि वहां पे हमने ना तो स्लोप का जिक्र किया था ना पैरेलल लाइंस का जिक्र किया था, मतलब स्लोप का जिक्र ही नहीं किया था तो पैरेलल लाइन स्लोप्स का फंडा ही नहीं आएगा। बट यहां पे स्लोप्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, पैरेलल लाइंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पे आपको क्या यूज करना है, बिना डिस्टेंस फॉर्मूला के अपन लोगों को बताना है कि ये क्या होंगे, पैरेललोग्राम होंगे। क्या होंगे, पैरेललोग्राम होंगे। तो पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। अच्छा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना तो इक्वल का, तो डिस्टेंस इक्वल का तो फंडा यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल का यूज नहीं कर सकते, लेकिन पैरेलल लाइंस का यूज तो कर सकते हैं ना, पैरेलल लाइंस का यूज तो कर सकते हैं। तो होमवर्क है बट फिर भी समझा देते हैं, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। अगर यहां हम डिनोट करें ए बी सी डी तो होगा क्या, सिंपल सी बात है, यहां पे हम सिंपल सा बाय यूजिंग स्लोप हम बता सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी निकालो, स्लोप ऑफ बी सी निकालो, स्लोप ऑफ डी सी निकालो, स्लोप ऑफ ए डी निकालो। ये सब स्लोप आ सकते हैं आपके, सिंपल सा भाई, कॉन्सेप्ट लगाना है, 2 पॉइंट्स पता ही हैं, स्लोप आसानी से आ ही जाएगा। ठीक है, तो होना क्या चाहिए भाई, होना ऐसा चाहिए कि स्लोप ऑफ ए बी वो किसके बराबर आना चाहिए, स्लोप ऑफ डीसी के बराबर आना चाहिए। सिमिलरली स्लोप ऑफ बीसी वो किसके बराबर आना चाहिए, स्लोप ऑफ एडी के बराबर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम का पहला रूल बोलता है कि अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तो उसे पैरेललोग्राम बोला जाता है। अब मैक्सिमम बच्चों का यहां पे पता है
कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर रोम्बस में भी तो ऐसा होता है, तो रोम्बस बन गया तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं बच्चे, ये तो बहुत अच्छी बात है, सारे के सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, सारे के सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, बट सारे के सारे पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं बन सकते। ठीक है, तो अगर दोनों साइड्स ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल, तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो बिना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करे हुए इसको हम कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, और ये आप लोगों का होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम करवाएंगे। ठीक है, ये आपका HW है, ट्राई करना। ठीक है, सिंपल। अच्छा, सब कुछ बता दिया यहां पे कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। स्लोप ऑफ AB निकालना है, स्लोप ऑफ BC निकालना है, स्लोप ऑफ DC निकालना है, बस खत्म। ठीक है, हो जाएगा ना, इतना हैवी तो है भी नहीं यार। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एक अकेला लौता चैप्टर ऐसा है जो कि बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। ठीक है, चलिए, तो ये आप करेंगे होमवर्क के तौर पे, बाकी हम करवाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब आपका, चलो ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन था, अब कुछ करवा लेते हैं MCQs बेस्ड क्वेश्चन। अब तक जितना पढ़ाया है उतने में से कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको करने के लिए, कुछ मिनट का टाइम भी देंगे। ठीक है, तो घंटी लगा देते हैं, आओ भाई घंटी महाराज चलेंगी 1 मिनट तक, बाकी आपको आंसर फाइंड करके दिखाना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। हम रहेंगे 30 सेकंड तक शांत, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। बताइए, शाबाश, बहुत अच्छे। हमें लगता है कि मैक्सिमम बच्चे कोशिश तो करेंगे इसको ट्राई करने की। हाँ जी, the inclination of a line joining the point A and B, A point given है, B point given है, is 135 डिग्री। ठीक है, then the value of x, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, आपके समक्ष ये आंसर है। बच्चों, आप क्लास को लाइक नहीं करते, साइड बाय साइड लाइक जरूर कर दिया करो यार, लाइक करो। अगर बहुत अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, आपके दोस्तों को भी तो पता लगे कि भाई आपके सर इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। 10 सेकंड का टाइम बचा है, टाइम बच रहा है सिर्फ 7 सेकंड का, सॉरी 10 सेकंड बोला था, तो खत्म होने वाला है। 2 1 0 खत्म, घंटी बज गई। चलो करवाते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। देखो, क्वेश्चन पहले समझना और फिर थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। यहां पे आपका ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो रहा है। अब देख रहे हो, हमने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो वहां बताया था कि ये अकेला ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे चैप्टर से कनेक्टेड होता है। स्ट्रेट लाइन से अभी अभी कनेक्ट हो रहा है, कैसे कनेक्ट हो रहा है वो भी बताएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से भी कनेक्टेड है। कैसे कनेक्ट होगा, जब लिमिट्स एंड डेरिवेटिव बताएंगे ना तब भी बताएंगे, और 12th क्लास से तो कनेक्टेड है ही। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम से भी थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड है। चलो, तो क्वेश्चन क्या क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है हमारे पास A जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x, -3। ठीक है, दूसरा पॉइंट गिवन है B जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, 5। ये क्या है, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब कि भाई x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से है, और x एक्सिस के साथ पॉइंट को लेके नहीं चल रहे, कंफ्यूज मत होना, पॉइंट को लेके नहीं चल रहे। और पॉइंट को लेके चलने लगे तो क्योंकि x की वैल्यू नहीं पता तो हम नहीं बता सकते। ठीक है, हम सिर्फ सब बता रहे हैं कि ऐसा कुछ है, ये हमें गिवन है, ऐसा लाइन है, और ये हमें गिवन है थीटा, और जो कि कितना है, 135 डिग्री का है। अब आप बोलोगे सर ये तो थीटा 135 डिग्री का लग ही नहीं रहा, तो हम बोलेंगे बच्चे एग्जाम्पल समझाया है। ठीक है, एग्जाम्पल समझाया, ये कुछ ऐसा टेढ़ा सा फिगर है, ये कुछ ऐसा नहीं, इस तरीके की लाइन जा रही है, ऐसे लाइन जा रही है, ये वाली लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये थीटा गिवन है आपको 135 डिग्री। ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है, इंक्लिनेशन गिवन है, और हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, मतलब ये हमें फाइंड करना, मतलब a कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट करना है, क्या होगा। तो इस थीटा का मतलब है, इस थीटा का मतलब है कि हमें क्या गिवन है, कि भाई हमें गिवन है m = tan थीटा, m = tan थीटा, और यहां थीटा पता है 135 डिग्री। कितना गिवन है, 135 डिग्री गिवन है। अब m = tan 135 डिग्री। अब ये तो हमने सीखा ही नहीं है ना, ये तो हमने सीखा ही नहीं। 135 डिग्री तो हमने वैल्यू निकालनी तो सीखी नहीं, कहीं नहीं सिखाई। ये तो हमने तो कहां तक पढ़ी है, 10th क्लास में 90 तक पढ़ी है, और 11th क्लास में क्या पढ़ा रखा है, 11th क्लास में आपको 180 की बता दी होगी, 270 की बता दी होगी, 360 की बता दी होगी। बट ये जो 135 आ रहा है इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए,
उसी में बताया था, याद है आप लोगों को, हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब चैप्टर पढ़ाया था तो वहां बताया था। बट चलो नहीं पढ़ा है जाके देख लेना, नहीं समझ आ रहा तो चलो अभी बता देते हैं। 135 डिग्री को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 180 माइनस का 45 डिग्री। कैसे लिख सकते हैं? 180 माइनस 45 डिग्री। अब हमने ये चीज भी समझाई थी कि 180 पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो ये tan थीटा का tan थीटा एज इट इज आ जाएगा। बट 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में tan क्या होता है? ऐड शुगर टू कॉफी, याद है? ऐड शुगर टू कॉफी याद है? ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऐड मतलब सारे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव। शुगर मतलब साइन एंड कॉसिकेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो tan क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। और tan 180 पे कोई चेंजेस नहीं होता, 90 और 270 पे होता है, तो tan का tan लिखा जाएगा। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसीलिए माइनस का साइन, और बाकी बच जाएगा tan 45 डिग्री। तो ये किसकी वैल्यू है? ये है आपकी tan 135 डिग्री की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है? tan 135 डिग्री की वैल्यू। और ये आपका स्लोप भी है, तो यहां से हम स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू माइनस tan 45, और tan 45 कितना होता है? 1, तो यहां से स्लोप कितना आ गया है? माइनस का 1। स्लोप कितना आ गया है? माइनस का 1। तो ये चीज याद रखने वाली है यहां पे कि भाई स्लोप क्या आएगा? -1 आएगा। स्लोप क्या आएगा? -1 आएगा। ओके फाइन, ठीक है। अगर स्लोप -1 आएगा तो चलो हमें पॉइंट्स गिवन है, कुछ कुछ ये है ए और बी पॉइंट्स गिवन है, तो यहां से हम स्लोप का फॉर्मूला भी लगा देते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1, यही होता है। अब जब हमें स्लोप पता ही है तो हमने स्लोप की वैल्यू पुट कर दी -1, ठीक है। y2 ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है और ये हमारा सेकंड पॉइंट है, तो y2 मतलब 5 माइनस -3, 5 माइनस का 3 और डिवाइडेड बाय x2। x2 कितना है? x2 है 2, 2 माइनस x। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर चला जाएगा, -2 प्लस का x इज इक्वल्स टू +8, ऐसा ही हो जाएगा। अब x की वैल्यू आ जाएगी 10 के बराबर। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 के बराबर। -2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का 10 हो जाएगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? वैल्यू ऑफ x इज +10। एक बढ़िया चीज सीखी आपने, जो कि क्या सीखी भाई? tan 135 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अब स्ट्रेट लाइन ट्रिग्नोमेट्री दोनों कनेक्ट हो गए, स्ट्रेट लाइन एंड ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हो, दोनों कनेक्ट हो गए, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीजों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसको हम देना चाहेंगे होमवर्क के तौर पे। देखते हैं कितने बच्चे इसको ट्राई करते हैं। HW, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ द लाइन AB, A पॉइंट है, B पॉइंट है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन CD, AB परपेंडिकुलर है CD के, ठीक है। C का पॉइंट गिवन है, ये हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। कैसे करोगे? सिंपल सा फंडा, अगर AB परपेंडिकुलर है CD के, तो सीधा मतलब क्या है कि भैया स्लोप ऑफ AB को अगर स्लोप ऑफ CD से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? -1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? -1 के बराबर आएगा। तो यहां से AB का स्लोप निकालना तो आसान है, सिंपल क्या आएगा? न्यूमेरिकल टर्म आएगा। बट जब हम CD का निकालेंगे तो वो x की फॉर्म में आएगा। चलो कोई बात नहीं, हमें पता तो है कि -1 होगा वहां पे, ठीक है। तो यहां से हम सिंपल सा सीधी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के तौर पे है। हमने आज क्या क्या पढ़ाया? हमने आज पढ़ाया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्लास का डिस्टेंस, सेक्शन, मिड पॉइंट एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। और आज चैप्टर 11th में से, मतलब क्लास 11th में से स्ट्रेट लाइन में से कौन कौन से टॉपिक? स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन का स्लोप, ग्रेडियंट, उसका स्लोप की दो फॉर्म निकालना, कैसे कैसे? बाय यूजिंग एंगल, पता है तो बाय यूजिंग एंगल, और दूसरा पॉइंट पता है तो पॉइंट के थ्रू कैसे निकालते हैं। एंड कंडीशन पड़ी है, किस किस के रिगार्डिंग कंडीशन पड़ी है? अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो स्लोप इक्वल होते हैं, और अगर लाइन क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, तो स्लोप क्या होती हैं? स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है,
ठीक है, तो इसी नोट पे क्लास को करते हैं समाप्त। अब लेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे स्ट्रेट लाइन में, जो कि बच क्या क्या गया है, अभी बहुत सारी चीजें बच रही हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन, जिसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म आती है। ठीक है, 3 फॉर्म्स एक ही पार्ट में आएंगी। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन एंड 2 पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, वो भी बताना है, और कुछ बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज की क्लास करते हैं यहां पे, आपका चैप्टर रहेगा टू बी कंटिन्यूड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड गुड नाइट। होमवर्क बच्चे करते रहना, होमवर्क दिया है, अच्छा खासा होमवर्क दिया है, कोशिश करना, नहीं आएगा कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, ट्राई तो करना। नेक्स्ट क्लास में पहले होमवर्क ही करवाएंगे, होमवर्क से स्टार्ट करेंगे। बट आज को लेते हैं आपसे अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।